नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग पुनः से आज के वीडियो में शामिल हो रहे हैं, यानी करंट अफेयर्स के वीडियो में। और चूंकि पेट का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, सभी लोग एग्जाम दे ही चुके होंगे, तो इसलिए एक बात ये जरूरी हो जाती है कि चूंकि अभी एग्जाम ऑलरेडी आपका लगा हुआ है, किसका? आपका यूपीपीसीएस का एग्जाम, और उसके बाद कई सारे एग्जाम आपके लगे हुए हैं। आरओ का एग्जाम रहेगा आपका, मेंस का, इसके बाद पीसीएस का मेंस फिर होने वाला होगा, इधर बीपीएससी का लगा हुआ, और कई सारे एग्जाम आपके लगे हुए हैं। ऐसे में करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसको ज्यादा बेहतर तरीके से करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? तो आइए सीधे हम लोग जुड़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ चीजें आज रही हैं। लेकिन उसके पहले, अगर आपका टारगेट यूपीपीसीएस 2025 का है, 26 का है, तो उसके लिए ऑलरेडी बैच हमारा चल ही रहा है, आप जानते हो, ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर 26 में ही आपको आरओ एआरओ का एग्जाम देना है, तो उसके लिए आप जो है यहां पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अभ्युदय बैच के नाम से, प्री प्लस मेंस के नाम से जो बैच हमारा चल रहा है, इसको आप क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक आपके लिए बेहतर जो है विकल्प के रूप में आपके सामने है। ध्यान रखिएगा, 2026 में वैकेंसी आने के पूरे चांस है, और जून जुलाई तक संभवतः आ सकता है। और ऐसे में आपके पास समय ज्यादा है नहीं, और आप तैयारी लगातार करते रहिए, ठीक है? तो आइए बढ़ते हैं हम लोग। और पिछला प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि बताइए सिस्मोग्राफ जो है क्या रिकॉर्ड करता है? तो भूचाल रिकॉर्ड करता है। भूचाल मतलब उसको हम क्या कहते हैं? भूकंप, अर्थात एर्थक्वेक कहते हैं। भाई साहब ध्यान दीजिएगा कि भूचाल यानी कि भूकंप पर अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। भाई एपी सेंटर क्या होता है, सिस्मोग्राफ क्या होता है, ठीक है? और कई सारे प्रश्न, जैसे कि जो रिंग ऑफ फायर का एरिया है वो क्या होता है, हमारे भारत में कौन कौन से जोन है जो सेंसिटिव जोन में है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, और ये बहुत आवश्यक है, ठीक है? तो इसको रेडी करिएगा। भूकंप का चैप्टर प्री के लिए, मेंस के लिए और एसए के लिए, इंटरव्यू के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट। भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, सुनामी हो गया, ठीक है, ये बाढ़ हो गया, फ्लड जिसको बोलते हैं, ये सब चीजें आपकी जो है डिजास्टर में आती हैं, और ये आपके एग्जाम में बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इनको रेडी करते हुए चलिएगा आप लोग। चलिए आइए, आज का पहला टॉपिक हमारा एमपॉक्स। अब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने, जिसको हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने ये घोषणा की कि एमपॉक्स जो कि एक बीमारी होती है, ज़ूनोटिक बीमारी होती है। क्या होती है? एमपॉक्स क्या है? एमपॉक्स एक ज़ूनोटिक डिजीज है, और ये अब क्या है? एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, याद रखिएगा। इसको अभी डब्ल्यूएचओ ने हटा दिया है। क्या कुछ कहा है डब्ल्यूएचओ ने, आइए इसको देखते हैं। तो अफ्रीका में तेजी से एमपॉक्स फैलने के बाद डब्ल्यूएचओ ने पिछले साल अगस्त में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। किसको? एमपॉक्स को लेकर के, जो कि ज़ूनोटिक डिजीज है। ज़ूनोटिक डिजीज यानी कि वो डिजीज जो जानवरों से मनुष्यों में फैलती हैं, और कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न यहां से बन सकता है, ठीक है? तो फिलहाल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि एमपॉक्स अब पब्लिक जो है हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, क्योंकि इस पर काफी हद तक जो है इस एमपॉक्स पर क्या किया गया है? कंट्रोल किया जा चुका है। ऐसे में अब ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के रूप में इसको नहीं रखा जा सकता है। ऐसी बात डब्ल्यूएचओ, जिसको हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहते हैं, ने यह बात कही है। डब्ल्यूएचओ की आपातकालीन समिति ने हर 3 महीने में एमपॉक्स के प्रकोप का मूल्यांकन करती रही भी है कि भाई 3 महीने में इसका कितना प्रकोप बढ़ रहा है, क्या घट रहा है। ओके, यानी कि ऑब्जर्वेशन में यह डिजीज रहेगी अपने आप में। यह फैसला कांगो, बुरुंडी, सियरा लियोन और युगांडा जैसे प्रभावित देशों में मामलों और मौतों में लगातार गिरावट के आधार पर लिया गया है कि अब इसमें क्या हो रही है, जो नंबर ऑफ डेथ है वो क्या हो रही है? डाउन हो रही है। और चूंकि नंबर ऑफ डेथ जो है डाउन हो रही है, ऐसे में इसको हम लोग पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के रूप में अब नहीं रख सकते हैं। ऐसा फैसला डब्ल्यूएचओ ने किया हुआ है। आप जानते होंगे कि इसके लिए जो भी ऑब्जर्वेटरी जो एजेंसीज होती हैं, उसमें डब्ल्यूएचओ एक मुख्य रूप में आता है। और डब्ल्यूएचओ को लेकर के एक महत्वपूर्ण बात कि अमेरिका जो है डब्ल्यूएचओ से बाहर हो रहा है ना? तो ये भी एक बड़ी न्यूज रही, आप जानते होंगे, जिस पर अमेरिका ने आरोप लगाया था डब्ल्यूएचओ पर कि डब्ल्यूएचओ ने सटीक जो जानकारी जो है वर्ल्ड में नहीं दी, और अगर डब्ल्यूएचओ चाहता तो इस पर जो है कंट्रोल कर सकता था। ट्रंप बाबू ने कहा कि हम तो ना रहते जी, जाओ, निकल जाओ यहां से, निकलते हैं। ट्रंप अपने आप में एक अजूबे व्यक्ति हैं अपने आप, है ना? जैसे भारत में कुछ नेता अजीब प्रकार के हैं, अलग अजूबे टाइप के, ठीक उसी प्रकार से ट्रंप साहब है हमारे। क्या कीजिएगा, मई 2022 से दुनिया भर में 100 से अधिक जो है देशों और क्षेत्रों में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए, एमपॉक्स के मामले सामने आए। अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने गुरुवार को कहा कि अभी जो बीत गया है कि एमपॉक्स अभी भी एक
महाद्वीपीय पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बना हुआ है। अफ्रीका के कई देशों में के मामलों में तेजी आई है। तो ये बात अभी कही गई है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, जो अफ्रीकन कंट्रीज है ना, वहां पर बहुत ज्यादा डिजीज फैलती है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है? अगर आप ऐसा नहीं जानते इसके पीछे रीजन, तो मैं आपको बता दूं। एक टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी, इसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायो DIVERSITY, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? मुझे नहीं लगता है कि आपको समझाने की आवश्यकता है। नहीं पता है तो इसको क्या करिए, दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, यानी कि एक हो जाएगा क्या आपका बायो और एक हो जाएगा आपका डाइवर्सिटी, DIVERSITY। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। बायो जो शब्द है भाई साहब, बायो मतलब क्या होता है? निश्चित तौर पर आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। बायो मतलब यानी कि बायोटिक कंपोनेंट, जिसमें जीवन होता है। तो जीवन किसमें होता है? सिंपल सी बात है, जीव जंतु पेड़ पौधे और मनुष्य में होता है। ये नहीं होता है, कुछ और होता है। तो जो भी आपके प्लांट्स प्लस एनिमल्स आएंगे, क्या? जो भी आपके प्लांट्स आएंगे, ठीक है, और प्लस क्या आएंगे? एनिमल्स आएंगे। यही ना होगा या कुछ और होगा? एनिमल्स आएंगे। ठीक है, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स इस बायो कंपोनेंट में आएंगे। अगर यहां पर होता अबायोटिक होता, बायो मतलब जिसमें जीवन है, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स प्लस क्या हो गया? डाइवर्सिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? जिसको हम बोलते हैं विविधता बोलते हैं, यानी कि अनेक प्रकार, अनेक प्रकार। तो जीव जंतुओं के अनेकों प्रकार के अध्ययन को, ठीक है, क्या इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डाइवर्सिटी। मतलब कि आप स्टडी कर लीजिए, इसको स्टडी कर लीजिए। स्टडी मतलब इनकी स्टडी करना ही क्या कहलाएगा? अपने आप में बायोडाइवर्सिटी कहलाएगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस भी देश में या जिस भी एरिया में बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? रिच होगी। जिस भी एरिया में बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? रिच होगी। अर्थात जहां पर खूब ज्यादा जैव विविधता पाई जाएगी, वहां पर एक बड़ा नुकसान होगा आपके लिए। वो क्या होगा कि ऐसे कंट्रीज में, ऐसे जो है सोसाइटी में, ऐसे फील्ड में क्या होगा? डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस जो है होने के चांस ज्यादा रहेंगे, यानी कि डिजीज जो होगी वहां पर ज्यादा होंगी। डिजीज, DISEASE, डिजीज, यहां पर डिजीज होगा भी। अफ्रीकन कंट्रीज जो भी होती हैं, वहां की बायोडाइवर्सिटी अगर आप देखेंगे तो बहुत रिच है। ऐसे में अगर आप नोटिस करेंगे तो अफ्रीकन कंट्रीज से ही बहुत प्रकार की विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो है वहां से क्या होती हैं? निकलती हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आप देश भारत की बात करेंगे तो यहां पर भी क्या आप देख पा रहे होंगे, यहां पर भी हमारी जैविकता ठीक ठाक लेवल की है। ऐसे में भारत जैसे देश में भी अनेक अनेक प्रकार की बीमारियां आपको देखने को मिलती हैं। यानी कि अच्छा, बायोडाइवर्सिटी कहां पर होगी? यह भी एक पॉइंट है। बायोडाइवर्सिटी भी वहीं पर ज्यादा अच्छी होगी जहां जो एरिया क्या होगा? उष्णकटिबंधीय होगा। क्या होगा? उष्णकटिबंधीय होगा। ये सारी बातें सुन लिया जी आप लोग, ठीक है। आप लोग की खास बात बीमारी क्या है? आप लोग की एक बीमारी ये है कि आप रट्टू तोता बन जाते हैं। रट्टू तोता बनिएगा, जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपसे एक स्टेटमेंट बोलता हूं, ठीक है। रट्टू तोता बन के रहिएगा, कुछ भी नहीं हासिल होगा। इसलिए जरूरी हो जाता है कि अपनी किताबी नॉलेज के साथ साथ में आप अन्य चीजें भी ध्यान में रखो, राइट। तो उष्णकटिबंधीय जो एरिया होगा, उस उष्णकटिबंधीय एरिया में बायोडाइवर्सिटी खूब होगी, और अगर बायोडाइवर्सिटी खूब होगी तो वहां पर बीमारियों के चांस ज्यादा होंगे। जैसे कि भारत भी उष्णकटिबंधीय देशों में से एक आता है, आप जानते होंगे। अफ्रीकन कंट्रीज में भी खूब गर्मी पाई जाती है, यानी कि जो भी गर्मी वाला क्षेत्र है वहां पर बायोडाइवर्सिटी रिच होगी, और बायोडाइवर्सिटी रिच होगी तो बीमारियां ज्यादा होंगी। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये बात, अच्छा, बायोडाइवर्सिटी की चर्चाओं में रहा है तो एक बात ध्यान रखिएगा। टास्क मैं हैंड टू हैंड देता हूं आपको। टास्क क्या है आपका? टास्क ये है कि आप जो है क्या करिएगा, बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर को रेडी कर लीजिए, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को आपको क्या करना है? रेडी करना है, ठीक है। इसको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। इसमें in-situ कंजर्वेशन, ex-situ कंजर्वेशन, नेशनल पार्क बायोडाइवर्सिटी के अलावा आप जो है बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, बर्ड सेंचुरीज हो गई, ये क्या होते हैं, किसके लिए फेमस होते हैं, उनकी अवस्थिति आदि क्या है, ठीक है। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, और मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये सब आप क्या करिएगा, एक तरीके से पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या है एमपॉक्स? एमपॉक्स एक क्या है? वायरल जूनोटिक डिजीज है, बीमारी है जो कि जानवर से मनुष्य में फैलती है। मैंने बता ही दिया। हो सकता है कभी आप एग्जाम में पूछ ले कि जूनोटिक बीमारी क्या होती है, जो जानवरों से मनुष्यों में फैलती है, ठीक है।
शुरुआती लक्षणों में इसमें बुखार, सिर दर्द हो गया, मांसपेशियों में पेन हो गया, उल्टी दस्त भी कई बार आ जाने लगती है। तो ये इसके क्या सिम्टम्स है, अपने आप में क्या है, लक्षण है इसके। इन लक्षणों को क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। लिम्फ नोड्स में भी सूजन शामिल है इसमें। इसके कारण बाद में चेहरे और शरीर पर दाने उभर आते हैं, स्पॉट आ जाएंगे छोटे छोटे। आपकी जैसे कोई बॉडी है आपकी ये, ठीक है, अभी आपकी बॉडी है तो यहां पर क्या होगा, छोटे छोटे स्पॉट जो है आपकी बॉडी में आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अधिकतर संक्रमित व्यक्ति कुछ हफ्तों में ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में यह बीमारी गंभीर हो सकती है या इससे मृत्यु भी हो सकती है, यानी कि आप इससे डेड भी हो सकते हैं, यानी कि आपकी जो है जान जा सकती है, यानी कि जानलेवा बीमारी भी इसे हम कह सकते हैं। हालांकि रेयरली होता है ऐसा, लेकिन जो है जिसे आपने चिकन पॉक्स देखा होगा, वो सब देखा होगा ना, ठीक उसी प्रकार से चीजें हैं। चलिए वही है, मतलब तरीके से देखा जाए तो हाल ही में WHO ने किस बीमारी को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की श्रेणी से बाहर कर दिया है? तो इबोला, कोविड-19, एमपॉक्स या फिर जीका वायरस। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, ये जितनी डिजीज यहां पर लिखी है भाई साहब, ये सबके सब इंपॉर्टेंट है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं टास्क नंबर 2 देता हूं कि टास्क नंबर 2 क्या है आपका, कि आप इबोला के बारे में, कोविड-19 के बारे में जानते होंगे, ठीक है, एमपॉक्स के बारे में और जीका वायरस के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ये आपका टास्क है। रही बात इस प्रश्न के उत्तर की, तो इसका प्रश्न क्या हो जाएगा, एमपॉक्स इज द राइट आंसर, यानी कि सी क्या है आपका सही विकल्प है। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां पे आगे बढ़े, ठीक है। चलिए, जीएसटी की नई दर अभी हाल ही में लागू हो गई, आप जानते होंगे, और 22 सितंबर से जो है जीएसटी क्या हो रहा है आपका लागू हो रहा है। हालांकि हर किसी के जहन में एक सवाल बना ही हुआ है कि नेक्स्ट जेन जीएसटी से आखिर किस सामान पर कितनी बचत होगी। तो इसके लिए सरकार ने एक जो है वेबसाइट लॉन्च की है, उस वेबसाइट के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि बिना जीएसटी प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, जीएसटी लगने के बाद क्या प्राइस है, एक्चुअल प्राइस क्या है, इसकी जानकारी आपको एक वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगी। तो ये एक अच्छा प्रयास सरकार ने किया है, यानी कि नागरिकों के इसी सवाल का जवाब सरकार से जोड़ने और सुशासन, क्या सुशासन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड गवर्नेंस बोलते हैं, सुशासन यानी कि अच्छी शासन हो। और ये प्रश्न आपके एग्जाम पूछता है सुशासन पर। मैंने मेंस में इसको पढ़ाया था, मतलब प्रीम पढ़ाया था, हेड टॉपिक किया मेंस का, लेकिन मैंने प्रीम पढ़ाया था सुशासन को, और इसी सुशासन पर अभी पीछे 2024 में क्वेश्चन आया हुआ था भाई साहब, ठीक है। इसलिए ध्यान रखा करिए, एक एक शब्द जिसको मैं कहा उसको तैयार कर लीजिए, उसको रेडी कर लिया करिए। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो 2 कॉपी बना लीजिएगा आप, एक कॉपी हमारे टास्क की जो मैं होमवर्क देता हूं, और एक कॉपी क्वेश्चन आंसर लिखने की जो कि मैं उत्तर बोलता हूं लिखने के लिए लास्ट में एकदम वीडियो के अंत में। तो सुशासन में योगदान देने वाले नागरिक केंद्रित मंच माई गो की ओर से दिया गया है, माई गवर्नमेंट होगा शायद, आई थिंक, ठीक है, ये शायद कुछ मिस्टेक लिखा है, कोई बात नहीं। ग्राहकों को, ठीक है, सेविंग्स विद GST.in, क्या सेविंग्स विद GST.in एक क्या है वेबसाइट है, इस पर क्लिक कर अपनी पसंद और जरूरत के सामान को कार्ट में डालना होगा, और उसके बाद वहां पर सब कुछ दिख जाएंगे, यानी कि इसके बाद कार्ट पर बेस प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्या बेस प्राइस दिख जाएगा, सेलिंग प्राइस अंडर वेट और सेलिंग प्राइस अंडर नेक्स्ट जेन जीएसटी, ये 3 कैटेगरी के तहत आपको सामान दिख जाएगा, ठीक है। 3 अलग अलग रेट इसमें देखे जा सकेंगे, एक बेस प्राइस आपका, एक सेलिंग प्राइस अंडर वेट मिल जाएगा, और एक सेलिंग प्राइस अंडर नेक्स्ट जेन जीएसटी के माध्यम से आपको 3 प्राइस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जीएसटी सुधार के तहत जिन वस्तुओं के जीएसटी रेट को 0 कर दिया गया है, उन्हें ग्राहक बेस प्राइस पर ही खरीद सकेंगे यहां पर, यानी कि इस पर, ठीक है, बेस प्राइस पर। वेबसाइट पर ग्राहकों को किसी भी सामान को स्पेसिफिक कैटेगरी के साथ चुनने का विकल्प मिलता है। कैटेगरी के तहत फूड हो गया, आपका स्नैक हो गया, हाउस होल्ड हो गया, हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, किचन और लाइफ स्टाइल आइटम्स के विकल्प भी, ऑप्शन भी इसमें आपको दिए जाएंगे। तो इस वेबसाइट का आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी वेबसाइट है। कहां वेबसाइट लिखी है, ये लिखी हुई है सेविंग्स विद GST.in, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, उदाहरण के लिए आप एग्जांपल दिया गया किस प्रकार से इसमें चीजें आपको दिखाई देंगी, ठीक है, ये एग्जांपल यहां पर लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ सकते हैं। चलिए, ग्राहकों को, ठीक है, ग्राहकों को जीएसटी के अंतर्गत विभिन्न दरें देखने के लिए किस वेबसाइट पर जाना होगा? तो एक आपके सामने क्या है, GST.gov.in या सेविंग्स विथ GST.in या MyGovernment.in या GST 2.0 और portal.in, क्या होगा? तो इसमें ये वाला ऑप्शन होगा, बी वाला, बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन अभी हाल ही में चर्चाओं में आया है। आप कहेंगे सर ये
नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। ये क्रिटिकल मिनरल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपको मैं बता दूं कि ये जो क्रिटिकल मिनरल होते हैं, क्या क्रिटिकल मिनरल, क्रिटिकल मिनरल ये क्या होते हैं, ये एक्चुअली में क्या होते हैं जिससे जो है क्या हो, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, ठीक है, उनकी पूर्ति हो सके। मतलब कि जिससे आर्थिक प्रगति हो सके देश में, जिससे नवीकरणीय जो हमारे ऊर्जा स्रोत हैं उसमें बढ़ोतरी हो सके। ऐसे ऐसे मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स की संज्ञा दी जाती है अपने आप में, ठीक है, जिससे क्या हो, आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके। तो वो मिनरल्स आते हैं इसमें। कौन कौन से मिनरल्स इसमें आएंगे ये अभी हम आपसे चर्चा करने वाले हैं आगे। यानी कि जनवरी 2025 में भारत ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की शुरुआत की थी। तो आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा कि नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की शुरुआत कब की गई थी, आप कहेंगे जनवरी 2025 में, जिसकी अवधि 2024-25 से 2030-31 तक 7 साल के लिए है, जिसका प्रस्तावित जो व्यय है 16,300 करोड़ रुपए है। और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी कि जो पीएसयूज होते हैं और अन्य हितधारकों द्वारा 18,000 करोड़ रुपए का अपेक्षित निवेश इसमें शामिल है। यह सिर्फ एक खनन कार्यक्रम नहीं है बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास और तकनीकी स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक जो है योजना है। यानी कि आपकी ऊर्जा सुरक्षा होगी और औद्योगिक डेवलपमेंट यानी कि औद्योगिक विकास यानी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होगी, क्योंकि ऐसे कई सारे मिनरल्स होते हैं जिसका इस्तेमाल हम औद्योगिकरण में बहुत तेजी से करते हैं और उससे हमें जो चीजें बेहतर ढंग से मिलती हैं। इसका लक्ष्य क्या है, 2030 तक 1000 पेटेंट हासिल करना है, जिसके लिए अन्वेषण और निष्कर्षण में सफलता लाने के लिए 7 उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। महत्वपूर्ण खनिजों के लिए रिसाइकलिंग क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी अभी हाल ही में दिया गया है। अब बात याद आती क्या है क्रिटिकल खनिज, भाई सिंपल सी बात है, ये वो खनिज है जो आर्थिक विकास यानी कि हमारे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए आवश्यक होते हैं। बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने अलग अलग जो है प्रयोगशालाओं में करते हैं, जिससे हमें चीजें और बेहतर ढंग से मिलती हैं। ये स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, परिवहन, दूरसंचार और रक्षा के लिए क्या है, अपरिहार्य हैं। ये इस प्रकार के मिनरल्स होते हैं जो कि इन जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन में, दूरसंचार, बातचीत करने, रक्षा, डिफेंस के लिए ये सब मिनरल्स क्या आवश्यकता आवश्यक होते हैं। कौन कौन से ऐसे मिनरल्स हैं अभी हम आगे चर्चा कर लेंगे, ठीक है। ये कम कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्थाओं में वैश्विक बदलाव को शक्ति देने के लिए भी क्या है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, इन खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला में भी कमियां हैं, इसलिए सरकार के लिए इन खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना आवश्यक है। देश अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर अपने लिए महत्वपूर्ण खनिज की पहचान करते हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे तो सरकार इसके कंजर्वेशन के लिए व्यापक स्तर पर काम करे, क्योंकि इनके स्रोत क्या हैं, कम है, और चूंकि स्रोत कम है तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि ऐसे खनिजों का हम पहचान करके उनको हम सिलेक्ट करते हुए इनकी सुरक्षा करें, इनको कंजर्व करें। 2023 में खनन मंत्रालय ने भारत के लिए 30 महत्वपूर्ण खनिजों की एक जो है सूची जारी की थी। अब वो सूची क्या है जिसमें ये महत्वपूर्ण खनिज आते हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे कि एंटीमोनी आप जानते होंगे, वेरिलियम, विस्मत, कोबाल्ट, तांबा, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हाफनियम, इंडियम, लिथियम, मॉलिब्डेनम, नियोबिनम, निकल, पीजीई, फास्फोरस, पोटास, यूरेनियम, सिलिकॉन, स्ट्रेटियम, टैंटम, टेल्यूरियम, ये आप देख पा रहे ये चीजें क्या है, इसमें फोकस है। सिलिकॉन, स्ट्रोंटियम, टैंटलम, टेल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वेनेडियम, जिरकोनियम, सेलेनियम और कैडमियम। और आप लोग पढ़ाई कर लियम, नहीं तो फेल हो जाए, है नहीं, ध्यान रखिएगा भाई साहब, मामला बिगड़ जाएगा। ये याद रखिएगा, इसमें से पूछ सकते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा नहीं है। खनन मंत्रालय ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत 7 प्रमुख संस्थानों, 4 आईआईटी और 3 अनुसंधान लैबों को उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में नामित किया है। ये सोई महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए आधुनिक शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देंगे। यानी कि जो 4 आईआईटी हैं ये इनके लिए ही काम करेंगे ताकि इसमें व्यापक शोध आदि और अन्वेषण आदि हो सके प्रॉपर स्तर से। तो 4 उत्कृष्टता केंद्र जो है सरकार ने स्थापित किए हैं, ठीक है, याद रहेगा। आइए
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन की अवधि 2024-25 से 2030-31 तक है, ठीक है। इसके लिए प्रस्तावित व्यय जो है 16,300 करोड़ रुपए है। देखो भैया साहब, व्यय जरा देख लो एक बार, भूल ना जाओ भाई साहब, है ना। बिल्कुल सही बात है। मेरे अकॉर्डिंग इसमें दोनों कथन हमको तो सही लग रहे हैं, यानी कि सी कथन लग रहा है सही। देखते हैं जरा, बिल्कुल सही बॉस, सी वाला ही कथन सही है, यानी कि दोनों कथन इसमें क्या हो जाएंगे आपके लिए सही हो जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, बढ़िया प्रश्न है। अब आप इतने अच्छे से प्यारे प्यारे प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको दिक्कत हो, ये बताइए। चलिए, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती जैव अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, ये बात अभी हाल ही में आई हुई है। ध्यान दीजिएगा, टर्मिनोलॉजी ध्यान दीजिएगा। सबसे तेज अर्थव्यवस्थाओं में है भारत, डेफिनेटली है, लेकिन बात यहां पर सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं, बल्कि सबसे तेजी के साथ बढ़ती हुई जैव अर्थव्यवस्था, बायो इकोनॉमी की बात हो रही है यहां पर भाई साहब। किसकी? बायो इकोनॉमी की बात हो रही है, जैव अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ग्रोथ ऑफ बायोटेक स्टार्टअप्स ओवर द ईयर्स, ये स्टार्टअप्स की बात की गई है कि जो बायो हमारे इकोनॉमी बेस्ड जो स्टार्टअप है वो किस प्रकार से आगे बढ़े हैं। तो ये 2014 की बात है। फिर यह देखिए, यहां पर देखिए, और अभी देखिए, ये देखो कितना बड़ा आंकड़ा 2014 से लेकर के और अभी तक जो है आप यहां पर देख पा रहे होंगे, एक बहुत बड़ा जो है ग्रोथ आप यहां पर देख पा रहे होंगे। पीआईबी ने आप ये डेटा आपको सामने रिलीज किया हुआ है, ठीक है। चलिए, पिछले एक दशक में भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती जैव अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा हुआ है। और आप बात करेंगे 2014 के 10 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर के अब यह वर्ष 2024 में 165.7 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जिसने 3.89 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 4.25% का योगदान भी दिया है अपने आप पे। तो ये एक बड़ी बात है अपने आप पे। अच्छा, मन में आपके प्रश्न बन रहा होगा ना कि जैव अर्थव्यवस्था है क्या एक्चुअली में, तो अभी एक बार इसको देख लो, क्योंकि फिर जब तक देखोगे तब तक दिक्कत होगी आपको कि भाई जैव अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है कि जो भी आपके प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जो भी आपके सूक्ष्मजीव अर्थात बैक्टीरिया आदि होते हैं, और तो जैसे नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करके, यानी कि जिनको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, तो उन नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करके, ठीक है, भोजन, ऊर्जा और औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। जैव अर्थव्यवस्था क्या करता है? जैव अर्थव्यवस्था पौधों, पशुओं और सूक्ष्म जीवों जैसे नवीकरणीय संसाधनों का, यानी ये सब संसाधन है, इनका उपयोग करके भोजन, ऊर्जा और औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। दैट्स कॉल्ड बायो इकोनॉमी या जैव आधारित अर्थव्यवस्था। या उत्सर्जन कम करने, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाने, सिंपल सी बात है, ये चूंकि नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित है, इसलिए जो भी जीवाश्म ईंधन बेस्ड चीजें होंगी उन पर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको क्या करेगी? कम करेगी, और स्थिरता यानी कि एक तरीके से एक स्टेबिलिटी लाएगी, और जो है आगे इसमें चीजें और बेहतर करेंगी। जीन एडिटिंग और बायो प्रिंटिंग जैसी नवाचार तकनीकों के साथ जैव अर्थव्यवस्था ऐसे उपाय विकसित कर रही है जो पृथ्वी की रक्षा करने के साथ साथ आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मानव कल्याण को भी आगे बढ़ाने में प्राथमिकता देती है। तो इसलिए बायो जो इकोनॉमी है अपने आप में क्या, अपने आप में बड़ी जरूरी चीज है और इसका योगदान बढ़ रहा है, ठीक है। अब अगर बात करेंगे तो वर्ष 2030 तक जो है 300 अरब अमेरिकी डॉलर के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ जैव अर्थव्यवस्था भारत की सतत विकास और नवाचार यात्रा का एक मजबूत आधार बन रही है, जो जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी, कृषि नवाचार यानी कि एग्रीकल्चर इनोवेशन, जैव विनिर्माण यानी कि बायो मैन्युफैक्चर और हेल्थ सेवाओं यानी कि हेल्थ सर्विसेज में प्रगति से क्या है, ये प्रेरित है अपने आप पे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जैव इकोनॉमी यानी कि जैव अर्थव्यवस्था पर प्रश्न आपके डिटेल्स में पूछ सकता है। मैं आज आपको अगला टास्क देता हूं आपको कि टास्क नंबर क्या है अगला, कि आपको क्या करना है, आपको जैव अर्थव्यवस्था के बारे में डिटेल्स में आज आपको पढ़ना। जैव अर्थव्यवस्था हो सकता है कि इस पर आपके निबंध भी आपके एग्जाम में पूछ ले, तो जैव अर्थव्यवस्था को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सारे डेटा आपके सामने है, क्या कुछ होता है ये हमने बता ही दिया आपको। 4 प्रमुख उप क्षेत्रों, जैव औद्योगिक 47%, जैव फार्मा 35%, जैव कृषि 8% और जैव अनुसंधान 9%। वर्ष 2025 में 20% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को हासिल किया, जो कि निर्धारित समय से 5 वर्ष पूर्व है। ये देखो क्या पॉइंट है यहां पे, वर्ष 2025 में 20% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है, जो कि समय से
5 वर्ष पूर्व है। 30 का टारगेट था, पहले ही कर लिया गया, जिससे किसानों की आय और विदेशी मुद्रा बचत में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो ये बातें मैंने आपको बता दी कि भैया कितना इसका फायदा है। ठीक है, चलिए अब इसी पर बेस जो है आपके सामने प्रश्न आ जाएगा। एक यहां पर नोट दिया गया है। नोट क्या है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त 2024 को, ठीक है, क्या 24 अगस्त 2024 को भारत की पहली जैव प्रौद्योगिकी नीति बायोई 3 नीति, यानी कि जिसमें अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए, बायोई 3 है ना, तो 3 चीजें इसमें शामिल, क्या, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, यानी कि इन तीनों के लिए क्या, जैव प्रौद्योगिकी के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। यह नीति उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है और जैव विनिर्माण तथा जैव फाउंड्री पहल के लिए ढांचा निर्धारित करती है अपने यहाँ पे। तो ये बायो 3 नीति क्या है, इस पर भी आपके प्रश्न बन सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसको भी आप टास्क के रूप में लिख लीजिए और इसको रेडी कर लीजिएगा। याद रखिएगा, अगर आप मेरी बातों को मानते हैं, सुनते हैं, उस पर काम करते हैं, तो चीजें बेहतर ढंग से आपके दिमाग में आएंगी। इसलिए बायो 3 क्या होता है, यानी कि अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार पर किस प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से चीजें बेहतर ढंग से की जा रही हैं, इनको आपको क्या करना है, रेडी करते हुए आगे चलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ष 2025 की महत्वपूर्ण जैव प्रौद्योगिकी उपलब्धि के बारे में कि भैया हमने 2025 में कौन कौन सी जैव प्रौद्योगिकियों में उपलब्धि हासिल कर ली है। तो नंबर 1, भारत एक शीर्ष वैक्सीन निर्माता है। ये बात यहां पर लिखी है कि शीर्ष वैक्सीन निर्माता के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। WHO की वैश्विक वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 वैक्सीन को छोड़कर के वैश्विक वैक्सीन मार्केट में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी वर्ष 2021 में 19% से बढ़कर के 24 में कितना हो गया है, 24% हो गया। तो कहां 19, कहां 24, ये भी बड़ी बात है अपने आप में। दूसरा, भारत ने 20% एथेनॉल मिश्रण लक्ष्य से पहले ही हासिल कर लिया। ये एक बड़ा आपके सामने क्या है, फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए कि 2025 में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण E20 के लक्ष्य को हासिल किया है, जो मूल लक्ष्य से 5 वर्ष पहले है। यह 2014 के 1.5% से काफी अधिक है और देश की अस्थायी जैव अर्थव्यवस्था के निर्माण की प्रगति को दर्शाता है। इसका टारगेट 2030 तक था 20% एथेनॉल मिश्रण का, लेकिन अभी ये 25 में ही कर लिया गया पूरा। तो ये एक बड़ी जीत है अपने आप में, है ना। आगे अब बताइए प्रश्न, भारत की जैव अर्थव्यवस्था में 2024 तक किस राज्य का योगदान सर्वाधिक है अपने आप में जैव अर्थव्यवस्था में। तो ये हो जाएगा आपका बी वाला है महाराष्ट्र का योगदान सबसे ज्यादा है। पीसीएस 2026 की अगर आपको तैयारी करनी तो इसके लिए आप जो है हमारा नया बैच ले सकते हैं। इसमें प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, प्री का पीवाईक्यूज आपका, मेंस का पीवाईक्यूज आपका, ठीक है, और टेस्ट सीरीज, ये सब चीजें जो है आपको एक एक करके इसमें जो है क्या रहेंगी, शामिल रहेंगी। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसको बढ़िया तरीके से रेडी करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके लिए आप यहां पर 86044092 पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि अगर आपको टारगेट 26 का करना है तो पीसेस की तैयारी के साथ आप जो है आर तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कुछ चीजें जो बचेंगी वो आपको हम अलग से एक्सेस दे देंगे, तो पीसेस का बेस्ट लेने पर आपको काफी ज्यादा चीजें फायदेमंद रहेंगी। चलिए, देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना अभी हाल ही में चर्चाओं में रही है और ये असम के गोलाघाट जिले में प्रस्तावित है अपने आप में। कहां पर, असम के गोलाघाट जिले में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये चूंकि देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी है अपने आप पे। ठीक है, तो इसको रेडी करना है आपको। भारत के हरित ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पीएम मोदी 14 सितंबर 2025 को, कब, 14 सितंबर 2025 को असम के गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में स्थापित देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे अपने में 40 सितंबर को। यह परियोजना न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता के दिशा में क्रांतिकारी पहल है, बल्कि पूर्वोत्तर भारत को हरित औद्योगिक यानी कि ग्रीन जो है अपने आप पे इंडस्ट्री के रूप में बनाने का एक अपने आप पे केंद्र के रूप में इसका मार्ग प्रशस्त करेगी। यह भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना है अपने आप में और यह रिफाइनरी किसानों, उद्यमियों को अस्थायी आय का स्रोत उपलब्ध कराएगी और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देगी और भारत के 2030 तक 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। हालांकि ये बात अभी अपडेट नहीं की गई, इसमें ये लक्ष्य क्या हो गया, पूरा हो गया भाई साहब। ठीक है, ये 20% एथेनॉल था, ये कंप्लीट हो चुका है। ये 25 में क्या हो गया, पूरा हो गया है। ये अपडेट नहीं किया गया है, जिन्होंने भी इसको बनाया होगा इन्होंने ध्यान नहीं दिया।
ये गवर्नमेंट का डेटा मैंने लिया है, लेकिन जो है क्या हुआ है, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। गवर्नमेंट वाले भी अपडेट नहीं होती, बताओ। अभी भी कह रखा है कि लक्ष्य पूरा, अरे ये हो गया, लक्ष्य पूरा हो गया, अभी तो हमने पढ़ाया था आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली बांस आधारित जो है बायोरिफाइनरी परियोजना कहां स्थापित की जा रही है? ये प्रश्न बड़ा फैक्चुअल डेटा है, क्योंकि इसमें एक ही स्टेट के कई सारे प्लेसेस का नाम मैंने दे दिया है। अब इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, इसे पूछ लेते खाली बताओ कहां पर शुरू किया जाएगा, असम, बिहार, बांग्लादेश, ऐसा करके, तब आपको याद रहता है एकदम से असम होगा। लेकिन अब असम में भी कहां पर होगा, ये आपके लिए थोड़ा इंटरनल फैक्ट है। तो अब बताइए कि दिमा हसाओ असम में होगा, गोलाघाट में होगा, नागांव में, जोरहाट में होगा, कहां पर होगा? सिंपल सी बात है, ये बी वाला गोलाघाट असम होगा। यही होगा या कुछ और होगा, बताओ? यही होगा। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? तरीका यह है कि बांस जानते हो कि असम में खूब पाया जाता है, तो स्टेट हो गया असम। अब असम में कहां पर, तो जैसे बांस गोल होता है ना, बांस कैसा होता है, बैम्बू कैसे होता है, ऐसे तो होता है, ऐसे करके और ऐसे करके होता है बांस, है ना, अपने आप में, तो ऐसे तो होता है, तो बस गोल होता है। तो असम में गोलाघाट हो गया, गोलाघाट गोल है बांस, तो गोलाघाट हो गया, बस हो गया। भूपेन हजारिका आप जानते होंगे, प्रसिद्ध अपने आप में गायक, संगीतकार रहे, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तित्व रहे हैं अपने आप में। उनकी जयंती भी हाल ही में मनाई गई है, 8 सितंबर को शायद इनकी जयंती मनाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि इनका जन्म होता है 8 सितंबर 1926 को सदिया असम में, ठीक है। मृत्यु होती है 5 नवंबर 2011 मुंबई में हो जाती है। प्रमुख योगदान के पर हम चर्चा करेंगे तो भूपेन हजारिका असमिया, बंगाली, हिंदी संगीत जगत के लोकप्रिय गायक, गीतकार और संगीतकार थे, ठीक है। वे अपनी गहरी और प्रभावशाली आवाज के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्हें ब्रह्मपुत्र का गायक भी कहा गया है। ये एक बड़ा जो है इनके नाम से लगा हुआ है, क्या, ब्रह्मपुत्र का गायक। प्रमुख कृतियों की अगर बात करें, कृतियों कार्य की, तो असमिया और हिंदी फिल्मों के लिए संगीत दिया उन्होंने। उनके प्रसिद्ध गीतों में मानवीय मूल्यों, प्रकृति और समाज के लिए गहरी संवेदना झलकती है, जो कि आजकल के गायकों में नहीं झलकती है। आजकल में तो यो हनी सिंह, यो पता नहीं कौन कौन सा सिंह, क्या क्या बताते हैं भाई साहब, गाना कौन सा गाते हैं हमको कुछ आज तक समझ में नहीं आया क्या गाते हैं, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने असमिया फिल्मों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और उनके गीत दिल हुम हुम करे, फिल्म रुदाली 1993 में उन्हें राष्ट्रीय लोकप्रियता दिलाई। सम्मान पुरस्कार की बात करें तो पद्मश्री इनको दिया गया 1977 में, पद्म भूषण 2001 में, पद्म भूषण 2012 में मरणोपरांत दिया गया, और भारत रत्न दिया गया उनको 2019 में मरणोपरांत, ठीक है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है, और 1992 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया था। तो इतने पुरस्कार, सोचिए एक व्यक्ति को इतने पुरस्कार मिले हैं। आप लोग भी कोई काम करोगे भाई साहब, ये खाली इंस्टा खेलिएगा या चैट खेलिएगा, चैटियाइएगा ना, तो जीवन चाट जाएगा आपका, ये आपका फोन, ठीक है। चैटियाने से जीवन चाट लेता है व्हाट्सएप, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, चैटियाना नहीं है आपको, ठीक है, और ना इंस्टा खेल खेलना है। बहुत लोग कहते हैं सर इंस्टाग्राम पता ही मैं क्यों चलाता हूं, मैंने कहा बताओ क्यों चलाते हो, बोले सर बना करंट अफेयर से अपडेट रहता हूं सर। मैंने कहा अरे महाराज जिंदगी डूब जाएगी अगर इंस्टाग्राम पर आप देखोगे ना ये सब चीजें, बकवासबाजी मत किया करिए आप लोग, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा, है ना। आप लोग अनवांटेड बातें मत करते सर इसलिए चलाओ, तो एक्सक्यूजेस आपके पास ऐसे रहते हैं कि आप चीजों को बहुत ज्यादा काउंटर करने लग जाते हैं। नहीं सर इसलिए हम ऐसा करते हैं। महाराज सोशल साइट का इस्तेमाल कम कर दीजिए या ना चलाइए, अभी अपने पर समय लगा दीजिए, नहीं तो समय की लताड़ में ऐसे आप गिरेंगे कि कभी उठ नहीं पाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपके घर वाले सबसे पहले दूर होंगे, आपकी जो सबसे खास है ना, आपकी विफलताओं में, आपकी असफलताओं में और आपके दुख में सबसे पहले दूर पता है कौन होता है? जो आपके सबसे नजदीक होता है वही दूर होता है। पास दो दूर वाले पास आएंगे और पास वाले दूर जाएंगे। कब, किस कंडीशन में? जब आप दुख की स्थिति में रहेंगे, जब आप असफलताओं में रहेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का, ओके। तो ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए भूपेन हजारिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें ब्रह्मपुत्र का गायक कहा जाता है, ठीक है। उनके गीत दिल हम हुम करे, फिल्म रुदाली 1993 से है, बिल्कुल सही बात है। उन्हें भारत रत्न 2014 में प्रदान किया गया था, नहीं भाई साहब 19 में दिया गया था, ये गलत, ये सही है, दोनों सही है। तो एक और दो सही है, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 18वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड आप जानते होंगे चर्चाओं में रहा है। केंद्रीय विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 8 से 16 अगस्त, डेट याद रखिएगा, 2025 तक कहां पर? चीन के जिनिंग में आयोजित 18वें, यह भी याद रखिएगा संस्करण, 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय टीम के विजेता छात्रों को सम्मानित किया है अपने आप पे, ठीक है। टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 पदक, जिसमें से 1 स्वर्ण है,
4 रजत है, 2 कांस्य हासिल किए हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान युवा आंदोलन रिपोर्ट स्टडी में तीसरा पुरस्कार भी इन्होंने प्राप्त किया है। और अभी इन सारे छोटे छोटे बच्चों को जो है सम्मानित किया गया है। सीखो इनसे कुछ भाई साहब, सीखो आप लोग, है ना। ये सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, ठीक है, और बाकी जो भी ऐश्वर्या राय और जाने कौन कौन सी, सोनाक्षी सिन्हा और कौन कौन सी हीरोइन है भाई साहब, जो भी है XYZ, इनसे कल्याण नहीं होता। ना ये देश का कल्याण करते हैं, ना आपका कल्याण करेंगे। देश की बर्बादी में सबसे बड़ा योगदान इन लोग का होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। जो अनवांटेड मटेरियल्स जो लोग प्रोवाइड कराते हैं और जो आजकल वेब सीरीज जो चल गई हैं, जो अलग अलग एप्लीकेशन चल गए हैं, ये सब बर्बादी के कारण है सबसे बड़े, ठीक है। देश को बर्बाद करने में 2-3 चीजों का सबसे अहम योगदान है, एक फिल्मों का और एक क्रिकेट का। अब गुस्सा आ गया हो क्रिकेट नाम सुन करके, जी हाँ, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं। समय और ऊर्जा और पैसा और जमाखोरी और जो है नंबर 2 का पैसा जो आता है, जो भी, वो क्रिकेट के थ्रू आता है। ध्यान रखिएगा इस पर, सबसे बर्बाद करने में देश का में क्रिकेट का हाथ है, ध्यान रखिएगा। और इसलिए आप क्रिकेट प्रेमी हो सकते हैं बहुत, मेरी बातें चुभ रही होंगी, लेकिन एक समय के बाद आपको नजर आएगा कि क्रिकेट में आपने समय को कितना बर्बाद कर दिया है। बहुत 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 अजीब गेम है अपने आप पे, ठीक है। और आप अगर ये एक्सक्यूज देते हैं कि देश का ऐसा नाम होता है, कुछ भी नाम नहीं होता, फालतू बातें होती हैं। ये इमोशनल गेम जो आप लोग ये खेलते हैं ना कि क्रिकेट जब जीत जाता है इंडिया तो देश में नाम होता है। अरे नाम अगर करना है तो अच्छी चीजों से करिए, संस्कारों से कीजिए, नए नए रिसर्च करने से कीजिए। जब भी लखनऊ के जो आप गए थे शुक्ला जी, ठीक है, उन्होंने देश का नाम रोशन किया, ठीक है, अंतरिक्ष में जितने टाइम तक रहे, इससे देश का नाम रोशन होता है। ये जो बच्चे जिनको अभी पुरस्कार मिला है, इनकी वजह से देश का नाम होता है, ठीक है। क्रिकेट से ना होता है, बवाल बातें होती हैं, इसलिए क्रिकेट में देखना बंद कर दीजिए आप लोग। चलिए, ये सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं। मेरी बातें अक्सर आप लोग को चुभती होंगी, खराब लगती होंगी, लेकिन जब आप हकीकत से अपने आप को रूबरू होंगे ना, तब बातें मेरे समझ में आएंगी आपको, ठीक है। 10-10 घंटा आप लोग जो है क्रिकेट बैठ के देखते हो, एक छोटा सा वैदिक मंत्र या श्लोक कभी आपने याद करने की कोशिश किया है? नहीं किया होगा। एक अच्छी ऋचा आपने याद करने की कोशिश किया है? किसी गरीब की मदद किया आपने? नहीं। लेकिन 12 घंटे बैठ के क्रिकेट देख लोगे आप लोग, फिर कहोगे सर ऐसा नहीं, ऐसा बोलते हैं। ये इसलिए बातें कहता हूं क्योंकि दिमाग में जाएं आपके और आप सही रास्ते पर जाएं हमेशा, है ना। चलिए, आप जरा पुरस्कारों की बात कर लेते हैं, किसको क्या कुछ मिला है। तो चारुव्रत वंश, ठीक है, क्या चारुव्रत वंश, ये MGN पब्लिक स्कूल कपूरथला पंजाब, 2 रजत और 1 कांस्य जीता है। अपम निधि पांडे PM श्री KV नंबर 1 जयपुर राजस्थान से 1 रजत जीता है इन्होंने। प्रियांशी घनघास MD इंद्रप्रस्थ सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल दिल्ली, 1 कांस्य जीता है इन्होंने, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान शिक्षा संगठन द्वारा 2003 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान ओलंपियाड दुनिया भर के माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए एक जो है वार्षिक प्रतियोगिता है। भारत 2007 से इसमें भाग ले रहा है और 2013 में मैसूर में इसके 10वें संस्करण की मेजबानी भी की थी अपने आप पे, यानी कि मैसूर में एक बार ये संस्करण हो चुका है अपने आप पे, 10वां संस्करण। तो ये चीजें क्या, ऐसे काम कीजिए जहां जो बच्चे छोटे छोटे हैं, माध्यमिक स्तर के जो है विद्यार्थी हैं, लेकिन उन्होंने देश का नाम रोशन किया। ऐसे नाम रोशन होता है देश का, ठीक है। हमारे सैनिकों से नाम रोशन होता है, हमारे वैज्ञानिकों से नाम रोशन होता है, हमारे जो फाइटर, जो आपके जेट प्लेन उड़ाने वाले जो हमारे पायलट्स होते हैं, उनसे देश नाम रोशन होता है, ठीक है। आपसे नहीं, क्रिकेट से नहीं होता है। 18वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहां पर किया गया? सिंपल सी बात है, बेजिंग चीन या जेनिंग चीन या संघाई चीन या फिर वुहान चीन, तो जिनिंग चीन, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, कुछ लोगों को मेरे पर क्रोध आ रहा होगा, अरे सर क्रिकेट का तो सर मैं प्रेमी हूं ठीक है, बहुत देखने का शौक है, 1-2 घंटे देख लीजिए, दैट्स इट। आप टीवी पर चिपके रह जाते हो, पैसा लगाते हो, जुआ खेलते हो फिर, है ना। चलिए, एशिया कप फाइनल पुरुष हॉकी टीम अभी विजेता टीम बनी है। राजगीर में हुआ रहा था ये आपका एशिया कप फाइनल वाला मैच, ठीक है। तो राजगीर में हुए एशिया कप फाइनल पुरुष हॉकी टीम ने मौजूदा चैंपियन दक्षिण कोरिया को 4-1 से हरा करके खिताब अपने नाम कर लिया है। और अभी बिहार सरकार ने 10-10 लाख रुपया जो है इन खिलाड़ियों को देने का जो है क्या किया है, घोषणा की है। इस जीत ने न केवल भारतीय पुरुष हॉकी टीम को एशिया में शीर्ष स्थान पर पहुंचाया, बल्कि अगले साल बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले FIH विश्व कप के लिए भी सीधे क्वालिफिकेशन में भी सुनिश्चित कर दिया है अपने आप पे। तो यह भी एक रास्ता जो है खुल गया अपने आप में। यह भारत की चौथी एशिया कप जीत है भाई साहब, बड़ी बात है। इससे पहले टीम ने 2003, 2007, 2017 में खिताब जीते थे। वहीं दक्षिण कोरिया इस प्रतियोगिता के इतिहास में 5 खिताबों के साथ सबसे सफल टीम बनी हुई है। और इंडिया भी आ गया अपने आप में। इन्होंने 1994, 1999, 2009, 2013 और 2022 में जीत दर्ज की है।
तो ये डेटा भी आपको क्या करना है, याद रखने हैं। आइए बताइए प्रश्न, हाल ही में राजगीर में हुए एशिया कप फाइनल में भारत ने किस देश को हराकर खिताब जीता है? दक्षिण कोरिया को। सिंपल सी बात है, साउथ कोरिया इज द राइट आंसर। अच्छा, कोरिया से एक बात याद आ गई, आजकल के जो नन्हे मुन्ने बालक हैं ना, इनफैक्ट बड़े बड़े आजकल कोरियन ड्रामा और पाकिस्तानी ड्रामा बड़े अच्छे नजर आते हैं। महाराज अपने कल्चर को सीख लो, उनके बाद में देख लेना, ठीक है? नहीं तो जीवन ऐसे ऐसे करके बदल जाएगा आपका। अरे अपने चीजों पर भरोसा करो ना भाई, पता नहीं क्या मजा आपको आता है। आजकल कोरियन लड़के बड़े पसंद आते हैं आजकल फीमेल्स को, ये भी मैंने नोटिस किया। बच्चों को, छोटे 4th 5th क्लास के बच्चों को बताइए, ये एक बड़ी विडंबना है। वो कोरियन लैंग्वेज सीखेंगे, वो जर्मन सीखेंगे, लेकिन उनसे कह दिया जाए संस्कृत सीखो तो नहीं सीखेंगे अपने आप पे। ये सब संस्कृति के पतन की ओर जा रहे हैं आप लोग, है ना? पहले अपनी चीजों पर विश्वास कीजिए, उसके बाद कहीं और जाइएगा, ठीक है? जर्मन भी सीखिए, कोरियन भी सीखिए, सब सीखिए, लेकिन पहले अपने को तुम मजबूत कीजिएगा भाई साहब, उसके बाद कीजिए। पेरेंट्स भी अपने आप पे ही कर हंसते रहते हैं, मेरी बेटी कोरियन जानती है, और जानिएगा तो फिर छोड़ के आपको कोरिया चली जाएगी, फिर बैठे रहिएगा, फिर बुढ़ापे में क्या कीजिएगा, ठीक है? माता पिता की भी गलती है अपने आप में, क्या कीजिएगा, है ना? सी इज द राइट आंसर। चलिए अब आपके लिए एक प्रश्न है छोटा सा, ठीक है? मेरी बातें बड़ी चुभने वाली होती हैं, लेकिन एक एक बात सत्य रहती है आपके जीवन के, ध्यान रखिए कभी, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सी जीवाश्म ईंधन है? एल्कोहल है, ईथर है, वाटर गैस है, प्राकृतिक गैस है? बताइएगा। बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे जरूर देंगे। कमेंट करके एक एक बच्चे कमेंट मुझे बड़ा आना चाहिए। कमेंट करेंगे तो प्रश्न आपको याद हो जाते हैं, और हो सकता है कि यही प्रश्न पूछ ले आपसे, कंफ्यूजिया जाए बाद में वहां पे, तो क्या कीजिएगा? उत्तर दे देंगे तो याद रहेगा आपको, याद है ना, लंबे समय तक। चलिए अब आपके सामने एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है कि अगर आपको भैया तैयारी करनी है आरओ मेंस के लिए, तो बैच ऑलरेडी जमाना चल रहा है। आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और आरओ मेंस के बैच में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है? बहुत अच्छा सा बैच है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है, और इसके अलावा यहाँ पर डेली जो है आपको अन्य चीजें भी आपको कराई जाती हैं। आपकी मेंटरशिप, आपकी गाइडेंस, जूम मीटिंग से बातचीत, सब कुछ बढ़िया तरीके से होता है, ठीक है? तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो है प्रश्न आपको लिखना है, जैव विविधता के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होती हैं, आपको उसको बताना है, और तो आप 125 वर्ड्स में आप उसको लिख करके मुझे भेज सकते हैं, ठीक है? बाकी कोई दिक्कत होगी सीधे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो ये हो गया आज का वीडियो, बाकी मिलेंगे हम लोग कल। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।